हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट पे। अभी हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें हमने अभी इससे पहले वाली वीडियोस में पढ़े हैं दिल्ली सल्तनत का कहाँ से शुभारंभ हुआ, कहाँ कौन कौन से शासक ने कहाँ से स्थापना की, कितने समय तक इसने शासनकाल किया। ये सारी जानकारी हम पिछली वीडियो में आपको दे चुके हैं। इसके पहले के लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश की जो दूसरी इम्पोर्टेंट शासिका है वो है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी जान लेते हैं, फिर हम इस पीडीएफ में आगे बढ़ेंगे। रजिया सुल्तान के बारे में हम कुछ जानकारी आपको पहले हम बात कर लेते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान दिल्ली की एकमात्र महिला शासिका थी, पहली और आखिरी महिला शासक थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का जो वास्तविक नाम था वो था जलाल उद्दीन रजिया। जलाल उद्दीन रजिया रजिया सुल्तान का पूरा नाम था। रजिया ने क्या किया, रजियत नाम के सिक्के चलवाए अपनी सल्तनत में। रजियत नाम के सिक्के चलवाए। याकूत खां को आमीर ए आखुर का पद दिया। आमीर खां को कौन सा पद दिया, आमीर ए आखुर का पद दिया। और रजिया सुल्तान ने शासन किया है आपका 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान का शासन रहा दिल्ली सल्तनत पे। रजिया सुल्तान की शादी कहाँ होती है, अल्तुनिया से। ये सारी जानकारी हम आपको अगले पीडीएफ में इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, किस तरीके से रजिया सुल्तान की शादी अल्तुनिया से हुई। यह एक राजनीतिक समझौता था और रजिया सुल्तान का कुछ शासनकाल कितना रहा, 3 वर्ष 6 माह। 3 वर्ष 6 माह तक रजिया सुल्तान का शासन रहा, 1236 से 1240 तक। असली नाम क्या था, मूल नाम क्या था रजिया सुल्तान का, जलालात उद्दीन रजिया। दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। थोड़ा सा कलर चेंज में कर लूँ इससे पहले, क्लियर दिखाई देगा आप लोग। ये एक मिनट, हाँ अब ठीक है। पृष्ठभूमि, इल्तुतमिश ने ग्वालियर अभियान के दौरान उत्तराधिकारी घोषित किया था। और इल्तुतमिश ने ग्वालियर अभियान चलाया, उस समय रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था कि अब मेरे बाद ये दिल्ली सल्तनत की शासिका बनेगी। लेकिन वहाँ के जो अमीर थे, जो अमीर यानी कि उच्च पदाधिकारी थे, उनका ऐसा मानना था कि महिला का शासक करना उनके ऊपर एक उनके लिए शर्म की बात थी। तो उन्होंने महिला का विरोध करके इल्तुतमिश की रानी शाह तुर्कान ने रजिया के भाई रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाया। रजिया के भाई को सुल्तान बना दिया रुकनुद्दीन फिरोज को। रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी बनाया था इल्तुतमिश ने, लेकिन रजिया सुल्तान को शासक ना बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज को वहाँ का शासक बना दिया जाता है। रजिया लाल वस्त्र पहनकर जनता के न्याय मांगा। जनता द्वारा समर्थित सुल्तान थी रजिया सुल्तान। खुतबे में अपना नाम रजियत नाम के सिक्के चलवाए। उपाधि कौन सी ली, उद्मत उल निस्बा। उद्मत उल निस्बा नाम की इसने उपाधि ली थी रजिया सुल्तान ने। पहनावे में क्या था, कुबा कोट व कुलाह यानी टोपी। कोट और टोपी ऐसे वस्त्र पहनकर ये चलती थी। कुछ और अन्य जानकारी इसके बारे में देख लेते हैं। स्त्री होने के कारण अमीरों के षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा रजिया सुल्तान को। गैर तुर्क याकूत आमीर याकुर शाही अस्तबल का प्रमुख बनाया। यतगीन को बदायूं का इब्तदार दिया। अल्तुनिया बटंडा का इब्तदार बनाया, जो रजिया का पति था अल्तुनिया। 1238 में ख्वारिज्म के सूबेदार मलिक हसन ने मंगोलों के विरुद्ध सहायता मांगी। रजिया ने मात्र राजस्व सहायता दी। मंगोल का आक्रमण एक बार और आया था इससे पहले दिल्ली भारतवर्ष पे, लेकिन तब भी बच गए थे। इसके बाद 1238 में रजिया सुल्तान के समय ही मंगोलों का खतरा मंडराया, लेकिन रजिया सुल्तान ने और कुछ सहायता न देकर केवल राजस्व सहायता दी और मंगोलों का आक्रमण भारत से बच गया। 13 अक्टूबर 1240 को क्या हुआ, कैथल हरियाणा के पास डाकुओं द्वारा रजिया व अल्तुनिया की हत्या की गई। रजिया और उसके पति अल्तुनिया की हत्या कहाँ कर दी गई, कैथल हरियाणा में कुछ डाकुओं के द्वारा 1240 में। तो ऐसे कुल 3 वर्ष और 6 महीने रजिया सुल्तान का शासन रहा। कुछ फेमस कथन देख लेते हैं। कुछ फेमस कथन जो सिराज ने किए हैं, उसमें एक शासिका के रूप में सभी गुण थे मगर स्त्री होना सभी गुणों पर भारी पड़ा। ये सिराज का कथन है एक महिला शासिका के लिए। निजामी का
कथन था इल्तुत के अधिकारियों में सर्वश्रेष्ठ है। इसामी का कथन था महिला को सिंहासन पर बैठने की बजाय चरखा चलाना चाहिए। ईसो टोपा रजिया याकूत संबंध इसके पतन का कारण। हबीबुल्लाह रजिया का पतन तुर्क अमीर अभिजात बैग की वजह थी। रजिया का पतन तुर्क अमीर की वजह थी, यानी रजिया का पतन होना अमीर बैग का एक विजय थी, एक तरीके से हबीबुल्लाह का कथन है। रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद अगला शासक कौन होता है दिल्ली सल्तनत का? बहराम शाह। बहराम शाह ने शासन किया 1240 से 1242 तक। 1240 से 1242 तक कौन शासक रहा? बहराम शाह दिल्ली सल्तनत का शासक रहा रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद। इसने एक नए पद का इजाद किया, नायब मुमलकत नामक एक नया पद बनाया। प्रथम इसका कौन था? यतगीन। यतगीन जो इस पद पे सबसे पहला पदाधिकारी था। शक्ति के 3 केंद्र बन गए, जो सुल्तान, एक वजीर और नायब। राज सत्ता के 3 केंद्र बन गए, सुल्तान, वजीर और नायब। 1241 में लाहौर में मंगोल आक्रमण हुआ। 10 मई 1242 अमीरों द्वारा हराया गया। 1242 में अमीरों द्वारा हराया गया। तुर्कदास किरल ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। उसका एक दास था किरल खां, जिसने उसको स्वयं का उसके अपने मालिक को हराकर खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। अमीरों द्वारा रुकनुद्दीन फिरोज के पुत्र अलाउद्दीन महमूद शाह को सुल्तान बनाया गया। किरल खां को हटाया गया अमीरों द्वारा। उस समय पे अमीरों का काफ़ी दबदबा होता था, वो सुल्तान को हटा भी सकते थे, बना भी सकते थे, उनका विरोध प्रदर्शन करके इस तरीके के षड्यंत्र बनाते थे कि कोई भी किसी को भी वहाँ का शासक बना दिया जाता था। तो अमीरों द्वारा रुकनुद्दीन फिरोज के पुत्र अलाउद्दीन महमूद शाह को वहाँ का सुल्तान बनाया गया। अलाउद्दीन महमूद सिक्कों पर बगदाद के अब्बासी खलीफा अल बिल्लाल का अंकन मिलता है। बलबन ने 1246 में अलाउद्दीन महमूद शाह को मारा। बलबन ने 1246 में अलाउद्दीन महमूद शाह की हत्या कर दी। अब नसरुद्दीन महमूद वहाँ का सुल्तान बन गया। बलबन ने इसके पहले वाले शासक की हत्या करके, लेकिन बलबन खुद वहाँ का शासक ना बन के किसको वहाँ का शासक बनाया? नसरुद्दीन महमूद को वहाँ का शासन बनाया 1246 से 1265 तक। ये बलबन नाम मात्र का एक शासक था, लेकिन उसकी जगह जो एक पूरे तरीके से शासन चला रहा था वो बलबन था। बलबन ही पूरा करता रहता था शासन का, जो बैक ऑफ द कैमरा काम कर रहा था। इल्तुतमिश का पोता व समसी वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद। बलबन के सहयोग से यह सुल्तान बना। इतिहासकार मिनहाज सरार लिखते हैं तबकात नासिरी एक किताब जिसमें नसरुद्दीन महमूद को समर्पित किया है। तबकात नासिरी किताब को नसरुद्दीन महमूद को समर्पित किया है। इसके लेखक कौन है? मिनहाज सराज। सिराज ने महमूद को दिल्ली का सबसे आदर्श सुल्तान कहा है। मिनहाज सराज ने की किताब है तबकात नासिरी। इन्होंने नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सबसे आदर्श सुल्तान कहा है। क्यों कहा है दिल्ली का आदर्श सुल्तान? कुरान के प्रति इनका काफ़ी लगाव था तथा टोपी सिलकर जीवन यापन किया। इन्होंने अपने राजस्व की जो भी राज्य की इनकम थी उसका पर्सनल यूज कुछ भी नहीं किया। इन्होंने अपनी टोपी बनाकर अपना जीवन यापन करते थे। कुरान के प्रति इनका काफ़ी लगाव था। एकमात्र पत्नी बलबन की पुत्री हजेदा। प्रसिद्ध कथन क्या है? हम राज्य के ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं है। ये इनका एक फेमस कथन है नसरुद्दीन महमूद का, जो इनकी सोच थी एक राज्य के प्रति कि हम राज्य के ट्रस्टी हैं, केयर टेकर हैं, यहाँ के मालिक नहीं हैं। कुछ और इसमें अन्य जानकारी देखें तो प्रमुख घटनाएं जो हुई हैं, बलबन का उत्कर्ष यानी बलबन सामने कैसे आया, बलबन की प्रख्याति कैसे फेमस हुई। उलुग खां जो उपाधि, उलुग खां की उपाधि मिली बलबन को मंगोलों को पराजित करने के बाद। बलबन को उलुग खां की उपाधि मिली। नायब मुमलकात का पद मिला। शासन पर पूरा नियंत्रण बलबन का हो गया। 1253 में भारतीय मुसलमान इमादुद्दीन रेहान को नायब बनाया, परंतु कालांतर में पुनः बलबन को वहाँ का नायब बना दिया गया। 1260 में मंगोल नेता हलाकू खां से संधि की। 1265 में बलबन की मृत्यु हो जाती है। नया सुल्तान 1265 में बनता है, बलबनी वंश की स्थापना करता है। इस तरीके से बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की। बलबनी वंश की स्थापना होती है। सबसे पहले इसके संस्थापक कौन होता है? गयासुद्दीन बलबन, जिसका और दूसरे नाम से जाना जाता है बहाउद्दीन। 1265 में बलबन वंश की स्थापना हुई गयासुद्दीन बलबन द्वारा। इसका परिचय हम देखेंगे। इसकी नीतियाँ क्या रहीं, राजस्व का सिद्धांत क्या था, रक्त व लोहे की नीति क्या थी, मंगोल नीति क्या थी, 10 चालीसा का दमन इसने किस तरीके से किया। तो इसके कुछ फेमस पॉलिसीज़ हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
प्रशासन उसका सैन्य प्रशासन क्या रहा, गुप्तचर प्रशासन क्या रहा, और न्याय प्रशासन यानी जुडिशियल सिस्टम कैसा था बलबन के समय पे। गयासुद्दीन बलबन अब शासन करता है 1265 में। बलबन का सामान्य सा परिचय देखें तो उसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन, इलवरी तुर्क जाति का था। बहाउद्दीन इसका मूल नाम था। इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन। 1233 में ग्वालियर विजय के उपरांत इल्तुतमिश बलबन को लेके आया था। 1265 में दिल्ली का सुल्तान बना गयासुद्दीन बलबन। इसको विभिन्न पद ही मिले गए अलग अलग शासकों द्वारा। खासदार पद जो इसको मिला वो इल्तुतमिश ने दिया। सुल्तान का निजी सेवक, अमीर ए शिकार, ये किसने दिया पद, रजिया ने। अमीर ए आखूर, बहराम शाह ने पद दिया। अमीर ए हाजिब, अलाउद्दीन मसूद शाह ने इसको यह पद दिया। नायब ए मुमलिकात, नसरुद्दीन मोहम्मद ने ये इसको पद दिया। नसरुद्दीन मोहम्मद बल्कि इसका बनाया हुआ ही शासक था। उसके शासनकाल में ये क्या था, नायब ए मुमलिकात। बलबन की एक थ्योरी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, राजत्व का सिद्धांत। राजत्व का सिद्धांत क्या था बलबन का, उस समय पे क्या हुआ, इसके पहले जितने भी शासक थे वह अमीरों के द्वारा एक हाथ की कठपुतली हुआ करते थे। सुल्तान पद की गरिमा का हास हो गया था, उसकी कहाँ कोई इज्जत नहीं थी सुल्तान पद की। तो जब गयासुद्दीन बलबन वहाँ का शासक बना तो उसने सबसे पहला काम यही किया कि सुल्तान की खोई हुई गरिमा को वापस लाना। इस तरीके से इसने ये कुछ नियम बनाए, निरंकुशता को अपनाया शासनकाल में। तो इसका सबसे पहला क्या आता है, देवीय राजत्व। देवीय राजत्व यानी कि सत्ता प्राप्ति ईश्वर से होती है। नियामत खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि कहा है इसने सुल्तान को। जिल्ले इलाही यानी ईश्वर का प्रतिबिंब खुद को कहा है, यानी जो सुल्तान होता है वह ईश्वर का प्रतिबिंब होता है, ईश्वर की प्रतिनिधि होता है। बलबन ने कहा राजा का हृदय ईश्वर की कीर्ति को प्रतिबंधित करता है। इसने और अन्य अपने अत्यंत निरंकुशता का शासन अपनाया अपने शासनकाल में। तुर्की नस्लवाद का यह काफ़ी विरोधी था। जब मैं किसी को तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर में प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। और इल्तुतमिश भी ऐसे ही तुर्की नस्लवाद का शिकार था। यह कट्टर तुर्की था, यानी इसको गैर तुर्की लोगों से काफ़ी दिक्कत हुआ करती थी। कठोर दंड विधान था इसके शासनकाल में। बलबन ने कुछ नीतियाँ जैसे फारसी परंपराओं को भी अपनाया। पहली बार फारसी परंपरा अपनाने वाला शासक इल्तुतमिश था। स्वयं को अफरासियाब वंश से जोड़ा। बलबन ने नवरोज ईरानी नववर्ष बनाना स्टार्ट किया। किसने, नवरोज बनाना स्टार्ट किया बलबन ने। सिजदा, सिर झुकाकर सलाम करने का जो परंपरा स्टार्ट हुई वो बलबन के समय से हुई। पायापोस यानी पैर छूने की परंपरा भी स्टार्ट हुई। सख्त दरबारी अनुशासन था उसके शासनकाल में। हंसना, नृत्य गाना, मदपान, ये सब चीज़ें प्रतिबंधित थीं बलबन के दरबार में। उसके चारों तरफ अंगरक्षक नंगी तलवार लेकर चलते थे। उसने अपना जो सिंहासन है वो भी ऊंचे स्थान पर बनाया था। बाकी जो अमीर उसके थे, पदाधिकारी थे, वह उसके नीचे बैठा करते थे। तो इससे सुल्तान की गरिमा को फील कराना उसका था कि सुल्तान सबसे बड़ा होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। मंगोल नीति भी उसकी एक फेमस नीति है। उसने राजत्व का सिद्धांत था। उसके बाद एक मंगोल नीति के बारे में हम पढ़ेंगे। मंगोलों के प्रति उसने एक रचनात्मक नीति अपनाई। पुराने किलों की मरम्मत करवाई, दुर्ग निर्माण किए। शेर खां नामक अफगानी एक सेनापति उसने रखा जो अत्याधिक योग्य था। बलबन की हत्या की उसने। बर्नी ने बलबन को खुफिया कातिल और बड़े पैमाने पर कत्ल करने वाला व्यक्ति कहा। बर्नी एक लेखक हैं, इतिहासकार हैं, जिन्होंने बलबन को खुफिया कातिल और बड़े पैमाने पर कत्ल करने वाला व्यक्ति कहा। बलबन के बेटे शहजादा महमूद की भी मृत्यु हुई। प्रशासनिक सुधार में इसमें देखा जाए तो नवीन एक सैन्य विभाग जिसने बनाया उसका नाम था दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज का प्रमुख कौन होता था, आरजे ममालिक। पहला इसका पद पे जो बैठा वो था इमाद उल मुल्क। इमाद उल मुल्क को पहला दीवाने अर्ज का प्रमुख आरजे ममालिक बनाया गया। सैन्य प्रशिक्षण हुआ करते थे। सशक्त गुप्तचर व्यवस्था बहुत ज़्यादा ही उच्च तरीके की थी। वहाँ पे बारीद ममालिक वहाँ का विभाग प्रमुख हुआ करता था, बारीद ममालिक। इसके बाद बलबन के उत्तराधिकारी की बात करें तो इसके बाद शासक आता है कैकुबाद। 1287 से 1290 तक शासन करता है। ये बुगरा खां का पुत्र था, अत्यधिक अयोग्य शासक था, इसको कोई शासन करने की समझ नहीं थी। इसके बाद अंतिम शासक होता है शमसुद्दीन क्यूमर्स। शमसुद्दीन क्यूमर्स गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक होता है। उसके बाद आती है कौन, फिरोज खिलजी द्वारा हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना कर दी जाती है। तो सबसे अंतिम शासक कौन था, शमसुद्दीन क्यूमर्स।
इसके बाद हम पढ़ेंगे खिलजी वंश की स्थापना। फिरोज शाह खिलजी द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई। गुलाम वंश के बाद आता है कौन? खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में हुई और 1320 तक इन्होंने शासन किया खिलजी वंश ने। जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, इन सारे खिलजी शासकों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, खिलजी वंश की बात करेंगे। धन्यवाद।